हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम्स टू माय यूट्यूब चैनल बायोजेनिक क्लासेस। तो गाइस, आज हम बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और वो टॉपिक का नाम है रिप्रोडक्शन। तो इस यूनिट के इनसाइड में हम लोग जनरली डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स, क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि जो अर्थ पर इतने सारे प्लांट्स या एनिमल्स प्रेजेंट हैं, उनका इवोल्यूशन कब हुआ है? मिलियंस ऑफ ईयर्स या फिर बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले हुआ है। लेकिन वो सारे के सारे प्लांट्स और एनिमल्स अभी भी क्या है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, अपने आप को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या रीजन है? इट जस्ट बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्शन। ओके, रिप्रोडक्शन ही एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। इट मींस वो एक नेक्स्ट जनरेशन को क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और वही नेक्स्ट जनरेशन फिर नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करती है, जिससे क्या होता है, स्पीसीज जो होती है वो क्या करती है, आपका कंटिन्यू करती रहती है। तो एक टाइप से अगर मैं देखूं तो क्या होता है कि जो लाइफ है, लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, एंड दैट्स वन इज द रिप्रोडक्शन। ओके, तो रिप्रोडक्शन के पर्पस क्या है, कैसे रिप्रोडक्शन होता है, कैसे गेमीट की फॉर्मेशन होती है, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, तो इन सब को जो है हम इस यूनिट के इनसाइड में डिस्कस करने वाले हैं, एंड दैट्स वन इज द रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के इनसाइड में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ओके, तो सबसे पहले जो एक क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन है ये, एंड दैट्स वन इज व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे। रिप्रोडक्शन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन की अगर डेफिनेशन की मैं बात करूं तो क्या होता है कि इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब यह है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो सिमिलर टाइप के ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कि जो एलिफेंट है, तो एलिफेंट क्या करता है, एलिफेंट जब अपने डॉटर्स की अगर हम बात करेंगे, डॉटर्स प्रोजेनी को जब वो प्रोड्यूस करता है तो वो क्या होता है, सिमिलर किसके जैसा, एलिफेंट के जैसे होता है। कभी आपने देखा है कि कोई भी जो एलिफेंट है उसने हॉर्स के जैसे किसी ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस किया है? पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोडक्शन के इनसाइड में क्या करता है कि अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। ओके, तो इसके इनसाइड में देखिए क्या है गाइस, कि इसके इनसाइड में एक ऑर्गेनिज्म है, वन ऑर्गेनिज्म। तो मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म ये हो गया, ठीक है, और दूसरा ऑर्गेनिज्म क्या है, ये हो गया अनदर ऑर्गेनिज्म। तो एक ये हो गया, तो मतलब कहने का ये है कि टू ऑर्गेनिज्म है। इस वन ऑर्गेनिज्म से ही क्या हुआ है, इस अनदर ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हुई है। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्या करूं, ये आपका एक बटरफ्लाई मैंने बना दिया है लाइक दिस, ये बटरफ्लाई हो गया, ठीक है। तो इस बटरफ्लाई ने क्या किया है, अपने जैसे ही बटरफ्लाई को ये जो है प्रोड्यूस किया है, अपने ही जैसी बटरफ्लाई को प्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इस बटरफ्लाई ने क्या किया, इस बटरफ्लाई को प्रोड्यूस किया। तो ये जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म था, इस फर्स्ट ऑर्गेनिज्म को हमने बोल दिया दिस वन इज कॉल्ड पेरेंट। तो ये क्या हो गया, पेरेंट ऑर्गेनिज्म हो गया। और जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ है, जो प्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिज्म है, प्रोड्यूस्ड अनदर ऑर्गेनिज्म, तो उस प्रोड्यूस और अनदर ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस वन इज कॉल्ड डॉटर ऑर्गेनिज्म, या तो आप इसको डॉटर ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, डॉटर ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, या फिर आप इसको बोल सकते हैं ऑफ स्प्रिंग। तो क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन क्या है, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच an organism produce similar type of organism, and that the similar type of organism is called offspring or daughter organism. Understand? या फिर आप उसको न्यू इंडिविजुअल्स भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया। तो डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो डेफिनेशन एक बार और मैं आप लोगों को लिख देता हूं, दैट इज, तो डेफिनेशन क्या हो गई रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन हो गई, इट इज a biological process in which
an organism produced similar organism called offspring। ओके, अब देखिए, तो यहां पर एक टर्म हम लोगों ने यूज किया है सिमिलर, दिस वन इज सिमिलर। तो ये जो सिमिलरिटी की अगर हम बात करेंगे तो ये मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर होता है, ठीक है। तो इसके इनसाइड में टू पॉसिबिलिटी है, ये जो सिमिलरिटी है वो टू टाइप की हो सकती है। एक तो हो सकती है आइडेंटिकल, ओके, और एक हो सकती है नॉन आइडेंटिकल। तो एक होगी आइडेंटिकल और दूसरी होगी नॉन आइडेंटिकल। आइडेंटिकल की अगर हम बात करेंगे तो आइडेंटिकल कब होगा, जब जीनोटाइप सिमिलर हो, ठीक है, जब क्या हो, जेनेटिक मटेरियल सिमिलर हो। तो सिमिलर इन जेनेटिक मटेरियल, सिमिलर इन जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, सिमिलर होगा, मतलब डीएनए के इनसाइड में किसी भी टाइप का चेंज नहीं होगा। तो उस टाइम पर किस टाइप की सिमिलरिटी होगी, आपकी आइडेंटिकल होगी। और ये कब पॉसिबल हो सकती है, ये पॉसिबल होती है एसेक्सुअल के केस में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल जो है वो चेंज नहीं होता है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म की एग्जैक्ट कॉपी होगा इन बोथ केसेस। मॉर्फोलॉजी तो सिमिलर होगी, साथ में क्या होता है, उसका जेनेटिक मटेरियल भी क्या होगा, सिमिलर होगा। अब बात करते हैं नॉन आइडेंटिकल। तो नॉन आइडेंटिकल कब होगा, नॉन आइडेंटिकल की अगर हम बात करेंगे तो डिफरेंट इन जेनेटिक मटेरियल बट सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी क्या होगी, सिमिलर होगी, लेकिन जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं कि जैसे आप लोग हैं, तो आपके जो पेरेंट्स हैं उनका फेस का एक्सप्रेशन अलग है, उनके जो फेस का जो पैटर्न है वो अलग है। आपके स्किन का कलर आपके पेरेंट्स की स्किन से क्या है, अलग है। हो सकता है कि आपकी हाइट के इनसाइड में भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इट जस्ट बिकॉज ऑफ द चेंज इन डीएनए। तो डीएनए के इनसाइड में क्या हुआ है, वेरिएशन हुआ है, इसलिए क्या हो गया है कि वहां पर जो आपका सिमिलरिटी है वो क्या हो गई है, थोड़ी सी चेंज हो गई है, लेकिन ओवरऑल मॉर्फोलॉजी जो है वो सेम रहेगी। तो क्या होगा कि नॉन आइडेंटिकल है, उसकी अगर हम बात करेंगे तो इसका मीनिंग क्या होता है, दिस वन इज द डिफरेंट इन जेनेटिक मटेरियल। अब देखिए, इतना भी ज्यादा डिफरेंट नहीं हुआ है कि पूरा मॉर्फोलॉजी ही चेंज हो जाए, नहीं, बहुत ज्यादा माइनर वेरिएशंस आएंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, ओवरऑल जो मॉर्फोलॉजी है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो सिमिलरिटी है, आइडेंटिकल टाइप की भी हो सकती है, नॉन आइडेंटिकल टाइप की भी हो सकती है। तो ये हो जाएगा। सो दैट इज वन इज द रिप्रोडक्शन। ओके, तो रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो रिप्रोडक्शन के फीचर्स की बात कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन के इनसाइड में क्या क्या होता है, फीचर्स बोल सकते हो या कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले जो रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो उसके इनसाइड में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होगा। ओके, सबसे फर्स्ट जो एक्टिविटी होती है वो क्या होती है, डीएनए रेप्लिकेशन की होती है। तो जब भी रिप्रोडक्शन होगा, ऑर्गेनिज्म का डीएनए जो है वो मल्टीप्लाई करेगा, डीएनए रेप्लिकेट करेगा। तो फर्स्ट एक्टिविटी क्या होगी, डीएनए रेप्लिकेशन की होगी। नाउ अब हम बात करेंगे सेकंड एक्टिविटी। सेकंड एक्टिविटी क्या होता है, सेकंड एक्टिविटी जो है वो होगा सेल डिवीजन। अब ये जो सेल डिवीजन है वो किस टाइप का हो सकता है, टू टाइप का हो सकता है। तो ये सेल डिवीजन जो है वो माइटोसिस भी हो सकता है और मियोसिस भी हो सकता है। अब एक और चीज याद रखिएगा कि माइटोसिस तो यहां पर कंपलसरी है, ये तो होगा ही होगा, चाहे रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल हो चाहे रिप्रोडक्शन सेक्सुअल हो। तो माइटोसिस तो क्या है, आपका कंपलसरी है। तो याद किसको रखना है, मियोसिस को याद रखना है। मियोसिस की अगर हम बात करेंगे तो मियोसिस जस्ट इन केस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन केस में क्या होता है, मियोसिस होता है। ओके, तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद में हम बात करेंगे तो क्या हो गया, आपका डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, सेल डिवीजन हो गया। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट वन आता है एंड दैट्स वन इज ग्रोथ।
कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है और वो स्पेशली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो इट ऑलवेज शोइंग द ग्रोथ शो करेगा। अब ग्रोथ का मीनिंग क्या होता है? बहुत सिंपल सा मीनिंग है, इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म। अब स्टूडेंट्स आप बोलेंगे सर ये तो रॉन्ग हो सकता है, हम लोग तो बोलते हैं कि अगर साइज इंक्रीज होता है तो उसको हम लोग ग्रोथ बोलेंगे। अब देखिए क्या होता है, आपने बिल्कुल सही सोचा है कि अगर साइज इंक्रीज होगा तभी ग्रोथ होगी, आप भी सही है, लेकिन मैंने यहां पर बोला है इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म। अब देखिए कि इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म है क्या? ग्रोथ का सबसे बेसिक जो है वो है आपका प्रोटोप्लाज्म का इंक्रीज होना। तो साइज को इंक्रीज होने के लिए कौन सा सेल डिवीजन रिस्पांसिबल होता है? माइटोसिस। तो माइटोसिस की अगर हम बात करेंगे तो माइटोसिस में स्टार्टिंग में आता है एक फेज जो आप लोगों ने 11th क्लास में डिस्कस किया होगा, दैट्स वन इज द इंटरफेज। तो इंटरफेज के इनसाइड में क्या होता है, सेल जो होती है वो अपने आप को प्रिपेयर करती है, अपने आप को रेडी करती है। कैसे? क्योंकि वो प्रोटोप्लाज्म को मल्टीप्लाई करती है। तो प्रोटोप्लाज्म क्या हो गया? डबल हो गया। इट मींस क्या है? सेल रेडी टू मल्टीप्लाई। अब इसके बाद की जो नेक्स्ट स्टेज आती है आपका मेटाफेज, प्रोफेज, इस टाइप की स्टेज आएंगी तो वो क्या होता है? आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब क्या होगा कि आपका प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज हो गया। प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ? माइटोसिस हुआ। माइटोसिस होने की वजह से एक सेल से दो सेल, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 टू 32, 32 टू 64, 64 टू 128, इस टाइप से क्या हो रहा है? मास जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो मास इंक्रीज हो गया मतलब उस पर्टिकुलर लोकेशन पर क्या हो गया? साइज इंक्रीज हो गया। इज दैट क्लियर? तो कोई भी अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज ग्रोथ, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में अगर इंक्रीज होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रोथ बोलेंगे। ओके, तो ग्रोथ हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन क्या होगा? नेक्स्ट वन की अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है आपका? फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है तो उस ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले क्या होता है? रिप्रोडक्टिव यूनिट की फॉर्मेशन होती है। इट मींस ये रिप्रोडक्टिव यूनिट का क्या मीनिंग है? हर किसी ऑर्गेनिज्म के इनसाइड में या प्लांट के इनसाइड में एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनता है और वही स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्टिव यूनिट बोलेंगे। और वो किसके लिए रिस्पांसिबल होता है? वो रिस्पांसिबल होता है रिप्रोडक्शन के लिए। अब अगर किसी ऑर्गेनिज्म के इनसाइड में ये रिप्रोडक्टिव यूनिट की फॉर्मेशन अगर नहीं होती है तो ये रिप्रोडक्टिव यूनिट की फॉर्मेशन अगर नहीं होगी तो वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ह्यूमंस के केस में ही बात कर लेता हूं, ठीक है? तो ह्यूमंस के केस में क्या है? टेस्टिस होते हैं, पेनिस होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होती है, ठीक है? तो ये सारे के सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट है। अब अगर किसी ह्यूमन के इनसाइड में अगर टेस्टिस ही नहीं हो तो क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस नहीं होगी। इट मींस स्पर्म की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो स्पर्म की फॉर्मेशन नहीं होगी तो क्या होगा? वो जो ऑर्गेनिज्म, वो जो ह्यूमन है, वो जो पर्सन है, इट इज अनेबल टू रिप्रोड्यूस। अब वो पर्टिकुलर ह्यूमन जो है वो रिप्रोडक्शन की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता क्योंकि उसके इनसाइड में गैमीट्स ही नहीं है। जब गैमीट्स नहीं होंगे तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो ये चीज याद रखिएगा। तो रिप्रोडक्टिव यूनिट की फॉर्मेशन होती है। अब उसके बाद में क्या होता है? इस रिप्रोडक्टिव यूनिट का डेवलपमेंट भी होता है। डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट, ठीक है? अब देखिए, तो इनिशियल स्टेज में जो रिप्रोडक्टिव यूनिट बनते हैं वो क्या होते हैं? इमेच्योर होते हैं, मतलब प्रॉपरली वो डेवलप्ड नहीं होते। तो सारे के सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, टेस्टिस भी प्रेजेंट है, पेनिस भी प्रेजेंट है, या अगर फीमेल्स की हम बात करेंगे तो ब्रेस्ट भी प्रेजेंट है, वेजाइना भी प्रेजेंट है, ओवरी भी प्रेजेंट है, ओविडक्ट प्रेजेंट है, यूट्रस प्रेजेंट है, एवरीथिंग इज प्रेजेंट। अब ऑर्गन तो प्रेजेंट है, ऑर्गन तो डेवलप, ऑर्गन तो क्या हो गए? फॉर्म्ड हो गए हैं, लेकिन उनका
का डेवलपमेंट नहीं हुआ, ओवरी प्रॉपर डेवलप्ड नहीं हुई, मतलब स्टार्ट तो हो गई फॉर्मेशन, लेकिन क्या हुआ है, उसका प्रॉपर मैच्योरेशन नहीं हुआ, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ। जब प्रॉपर मैच्योरेशन या डेवलपमेंट भी नहीं होगा तब भी क्या होगा, वो रिप्रोडक्शन के इनसाइड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो रिप्रोडक्टिव यूनिट का डेवलप्ड होना भी बहुत जरूरी है। अब जैसे ही रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है, तो उसका फंक्शनिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। और अगर फंक्शनिंग की हम बात करेंगे, मतलब उसके इनसाइड में जो रिप्रोडक्शन का एबिलिटी है वो क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। ओके, सो दैट वन इज द फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन के पर्पस की भी बात कर लेते हैं। आखिर ऐसा क्या जरूरत है भाई कि हर किसी ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है, तो पर्पस की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो पर्पस है वो है कॉन्टिन्यूटी। ओके, सबसे फर्स्ट जो पर्पस है वो है कॉन्टिन्यूटी। हर कोई ऑर्गेनिज्म या हर कोई स्पीसीज अपने आप को नेचर में एग्जिस्ट रखना चाहती है, अपने आप को कंटिन्यू रखना चाहती है। तो कैसे पॉसिबल हो सकता है, रिप्रोडक्शन के थ्रू ही हो सकता है। कैसे, एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसी दूसरी कॉपी छोड़ के चला जाएगा। ओके, तो हर एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने जैसी एक दूसरी कॉपीज की फॉर्मेशन करके चला जाएगा। तो क्या हो रहा है, कंटिन्यूटी हो रही है। ओके, इसके अलावा रिप्लेसमेंट भी हो रहा है। रिप्लेसमेंट कैसे, अब देखिए, ये जो ऑर्गेनिज्म है इसने क्या किया, इसका डेथ हो गया। अब इसका जब डेथ हुआ तो क्या हुआ, इस पर्सन का प्लेस किसने ले लिया, इसने ले लिया। तो ये क्या हो गया, रिप्लेसमेंट हो गया। इस टाइप से जब रिप्लेसमेंट हो रहा है तो पॉपुलेशन का साइज भी क्या हो रहा है, मेंटेन हो रहा है। ठीक है, तो मेंटेनिंग ऑफ पॉपुलेशन साइज, तो पॉपुलेशन का साइज भी क्या हो रहा है, मेंटेन है। दैट्स वन इज। इसके अलावा लाइफ, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, लाइफ को भी कंटिन्यू रखने के लिए क्या चाहिए, रिप्रोडक्शन चाहिए। अब इसका एक बेस्ट मैं एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं, हम लोग बोलते हैं ना एक्सटिंक्शन, कोई भी एक स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो गई है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ा होगा आर्कियोप्टेरिक्स, इट इज अ लिंक बिटवीन द बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। तो जुरासिक पीरियड के इनसाइड में ये ऑर्गेनिज्म जो थे वो एग्जिस्ट करते थे, लेकिन उसके बाद में क्या हो गया, उनका एक्सटिंक्शन हो गया। कैसे एक्सटिंक्शन हुआ कि जो पॉपुलेशन साइज था, मान लीजिए कि ये पॉपुलेशन साइज है, इसके इनसाइड में ये इंडिविजुअल्स हैं। अब ये इंडिविजुअल्स क्या कर दे, रिप्रोड्यूस करना बंद कर दे, या फिर इनकी जो रिप्रोडक्शन की एबिलिटी है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो ये जो पॉपुलेशन का साइज है ये स्लोली स्लोली क्या करेगा, श्रिंक करना स्टार्ट करेगा। तो ये श्रिंक करना स्टार्ट कर रहा है, श्रिंक होता जा रहा है। अब एक स्टेज ऐसी आएगी कि लास्ट पेयर बचेगा। अब उस लास्ट पेयर में एक मेल है एक फीमेल है। तो जैसे ही क्या हुआ कि इसमें से भी किसी एक ऑर्गेनिज्म का क्या हो गया, डेथ हो गया, तो क्या बचा, सिंगल बचा। अब वो ऑर्गेनिज्म भी क्या होगा, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्या चाहिए, उसको अपने जैसा एक पार्टनर चाहिए। अब जैसे ही क्या होता है कि ये लास्ट इंडिविजुअल का भी क्या हो गया, डेथ हो गया, इट मींस लाइफ का हो गया एंड। तो लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए भी क्या चाहिए, रिप्रोडक्शन चाहिए। तो दीज आर द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन। सो दैट्स वन इज। तो अगर हम बात करेंगे तो रिप्रोडक्शन क्या है, तो रिप्रोडक्शन की हम बात करेंगे, इट इज अ बायोलॉजिकल process in which an organism produce similar type of organism called offspring। अब ये offspring कैसा है, आइडेंटिकल भी हो सकता है, नॉन आइडेंटिकल भी हो सकता है। आइडेंटिकल का मीनिंग क्या होता है, सिमिलरिटी इन जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल जो है मतलब पेरेंट ऑर्गेनिज्म और डॉटर ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, एक जैसा होता है, सेम होता है। तो ये हो जाएगा। ओके, नाउ नॉन आइडेंटिकल के केस में क्या होता है, डिफरेंसेस आते हैं, वेरिएशन आते हैं।
और उस वेरिएशन का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो क्या है, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर के इनसाइड में क्या होता है, आपके जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है। तो रिकॉम्बिनेशन होने की वजह से क्या होता है, वेरिएशंस आते हैं। तो उन वेरिएशन की वजह से जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो क्या हो जाता है, अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म से थोड़ा चेंज जाता है, थोड़ा डिफरेंट जाता है, तो उसको बोलते हैं नॉन आइडेंटिकल। तो नॉन आइडेंटिकल भी हो सकते हैं। अब जेनेटिक मटेरियल चेंज हुआ है लेकिन मॉर्फोलॉजी कैसी है, एक जैसी है। हाँ, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि फेस चेंज हो सकता है, आपकी स्किन का कलर चेंज हो सकता है, आपकी आईज का कलर चेंज हो सकता है, आपकी हाइट चेंज हो सकती है, दैट्स ऑल। तो इस टाइप के वेरिएशंस आपकी बॉडी में है। ओके, फीचर्स की हम बात करेंगे तो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन की हम बात करेंगे तो माइटोसिस होगा, मियोसिस होगा, ग्रोथ होती है, इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म होता है, फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है। इसके अलावा इन रिप्रोडक्टिव यूनिट का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, ठीक है, और फंक्शनिंग होती है। पर्पस की हम बात करेंगे तो किसी भी स्पीशीज को की कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन रखने के लिए रिप्रोडक्शन चाहिए, पॉपुलेशन साइज को मेंटेन करने के लिए भी क्या चाहिए, रिप्रोडक्शन चाहिए। जो डाइड एनिमल्स हैं उनको न्यू इंडिविजुअल्स के थ्रू से रिप्लेस करने के लिए क्या होना चाहिए, रिप्रोडक्शन होना चाहिए। किसी भी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए क्या होना चाहिए, रिप्रोडक्शन होना चाहिए। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट इन केस ऑफ द रिप्रोडक्शन। तो गाइस, बोर्ड के केस में आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो ये अगर एक शॉर्ट नोट अगर आपको लिखने के लिए आ जाए तो ये सब आप उसके इनसाइड में राइट अप कर सकते हैं। आई होप कि आपको रिप्रोडक्शन का ये जो डेफिनेशन वाला जो डाउट रहा होगा वो क्या हो गया है, अब क्लियर हो गया है। अब इसके बाद में इसी से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक है एंड दैट्स वन इज कॉल्ड द लाइफ स्पैन। तो पहले हम लाइफ स्पैन के बारे में बात करते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग टाइप के बारे में बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन के कितने टाइप होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ स्पैन। चलिए देखिए, लाइफ स्पैन की बात करते हैं। सो नाउ द नेक्स्ट वन इज लाइफ स्पैन। तो ये भी आपका एक शॉर्ट नोट का टॉपिक है, या फिर आपका ये एक वेरी शॉर्ट टाइप का भी हो सकता है। वेरी शॉर्ट टाइप में क्या आ सकता है, व्हाट इज लाइफ स्पैन, सिंपल सा डेफिनेशन होगा। और अगर शॉर्ट नोट अगर आता है तो थोड़ा सा आपको ज्यादा लिखना पड़ेगा। देखिए क्या क्या होता है। लाइफ स्पैन की हम बात करेंगे तो लाइफ स्पैन क्या है, इट इज द टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ। ओके, याद रखना, डेथ आपकी एक्सीडेंटल नहीं होनी चाहिए, डेथ कैसी होनी चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए। तो क्या है कि बर्थ और डेथ के बिटवीन में, बर्थ और नेचुरल डेथ के बिटवीन का जो टाइम पीरियड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन बोलते हैं। अब लाइफ स्पैन की हम बात करेंगे तो देखिए क्या हो सकता है, लाइफ स्पैन मे बी। अब मे बी का मतलब क्या हो सकता है कि मे बी का मतलब आवर्स में भी हो सकता है, ठीक है, कुछ आवर्स में हो सकता है, कुछ डेज में हो सकता है, वीक्स में हो सकता है, मंथ में हो सकता है, एंड इवन ईयर्स में भी हो सकती है। तो लाइफ स्पैन की हम बात करेंगे तो आवर्स के केस में भी हो सकती है। तो अगर मैं बात करूं बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के केस में लाइफ स्पैन कैसी होती है, फ्यू आवर्स की होती है, ठीक है, ये हो जाएगा। डे की अगर हम बात करेंगे तो मे फ्लाई की जो लाइफ स्पैन होती है वो 1 डे होती है, एक दिन के इनसाइड में पूरा लाइफ स्पैन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं बटरफ्लाई की अगर हम बात करेंगे तो 1 to 4 वीक, 1 to 4 वीक बटरफ्लाई की लाइफ स्पैन होती है। तो मतलब यहां पर वीक्स भी हो गया। ओके, जो आपके राइस प्लांट होता है,
राइस प्लांट की अगर हम बात करेंगे तो इसका फ्यू मंथ की होती है, राइस प्लांट हो गया, व्हीट प्लांट हो गया, तो इनकी लाइफ स्पेन क्या हो गई, फ्यू मंथ की हो गई। ईयर्स की अगर हम बात करेंगे तो ईयर्स के केस की अगर हम बात करते हैं तो जो लार्ज ऑर्गेनिज्म है जस्ट लाइक क्रो हो गया, पैरट हो गया, और आपका बनियान ट्री हो गया, मैंगो ट्री हो गया, पीपल ट्री हो गया, सिकोआ ट्री हो गया, तो इन सब के केस में क्या हो सकता है, लाइफ स्पेन जो है वो ईयर्स के केस में भी हो सकती है। अंडरस्टैंड? तो इट इज द टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ, इट्स कॉल्ड द लाइफ स्पेन, एंड इट मे बी in hours, days, weeks, month and even years also. And other one is the lifespan does not depend on the size. Okay, so let's say तो mainly जो next point आता है हमारा, and that's one is the lifespan does not depend on size. Okay, तो साइज के केस में लाइफ स्पेन जो है वो क्या होता है, आपका डिपेंड नहीं करता। एक जैसा साइज हो सकता है, लेकिन ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करेंगे तो एक जैसा साइज होने के बावजूद भी उनकी लाइफ स्पेन क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हम एनिमल्स की बात करते हैं, तो एनिमल्स में है, एक तो है आपका पैरट और एक है आपका क्रो। तो पैरट एंड क्रो, पैरट के केस में क्या होता है, लाइफ स्पेन जो होती है वो 140 इयर्स की होती है। और अगर मैं बात करूं क्रो की, तो क्रो के केस में 15 इयर्स होती है। लगभग साइज तो एक जैसा ही है, लेकिन दोनों के केस में क्या है, ह्यूज डिफरेंस है, नियर अबाउटली 10 टाइम का डिफरेंस है। ये हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो एक हो गया आपका मैंगो ट्री और एक हो गया बनियान ट्री। मैंगो ट्री और बनियान ट्री, मैंगो ट्री की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो लाइफ स्पेन है नियर अबाउटली 20 to 25 इयर्स होते हैं। ये मैंगो ट्री की लाइफ स्पेन होती है। और अगर मैं बनियान ट्री की बात करूं तो 200 से लेकर 300 इयर्स तक होती है। यहां भी ह्यूज डिफरेंस है। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों का साइज तो एक जैसा है, लेकिन दोनों की लाइफ स्पेन में क्या है, डिफरेंस है। That's nice. इसीलिए क्या होता है कि आपका जो लाइफ स्पेन है वो क्या होती है, साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। आप ये मत समझ लेना कि अगर किसी का साइज बहुत ज्यादा है तो उसकी एज क्या होगी, ज्यादा होगी, जी नहीं। साइज के ऊपर कभी भी लाइफ स्पेन जो है वो डिपेंड नहीं करती। ओके, चलो अब लाइफ स्पेन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए क्या होता है, आपकी जो लाइफ स्पेन है इसके इनसाइड में कुछ स्मॉल डेफिनेशंस आती हैं। ओके, तो एक है आपका MLS एंड दिस वन इज मैक्सिमम लाइफ स्पैन। तो मैक्सिमम लाइफ स्पैन क्या है, एंड that is the age of an individuals या maximum age of an individuals getting by a ठीक है, किसी भी क्या है, किसी भी इंडिविजुअल की जो मैक्सिमम एज है किसी भी स्पीसीज के केस में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, MLS बोलेंगे। इसके बाद में आता है आपका ALS, एवरेज लाइफ स्पैन। एवरेज लाइफ स्पैन की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है, जनरली जो स्पीसीज है या पॉपुलेशन है उसके इनसाइड में जो नॉर्मल लाइफ है किसी भी इंडिविजुअल्स की, तो उसको हम लोग बोलते हैं ALS। दैट्स वन इज, ठीक है। तो मैक्सिमम लाइफ स्पैन और ALS। एक और चीज, मैक्सिमम लाइफ स्पैन जो होती है वो किसी एक इंडिविजुअल की मैक्सिमम लाइफ है जो उसने गेट किया है उस स्पीसीज के केस में। मैक्सिमम लाइफ जो है, मैक्सिमम लाइफ स्पैन सारे इंडिविजुअल का नहीं होता है, वो किसी एक का ही होता है। जैसे अगर हम बात करेंगे तो इन केस ऑफ द ह्यूमन के केस में मैक्सिमम लाइफ स्पैन है 121। एक जापानीज पर्सन है जिनका नाम था श्रीजियो इज़ुमी। तो श्रीजियो इज़ुमी की जो लाइफ थी वो कितनी है, 121 है। क्या सारे के सारे ह्यूमंस का एज 121 होता है? नहीं होता है। किसका होता है, किसी का 100 ईयर होता है,
100 ईयर भी बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, 90 ईयर, 95 ईयर, 60 ईयर, 65 ईयर, इस टाइप से एज होती है, दैट्स वाइज, तो उसको हम लोग बोलेंगे एवरेज। एवरेज की अगर हम बात करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज। तो किसी भी स्पीसीज के जो इंडिविजुअल्स की जो एक्सपेक्टेड लाइफ है उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज लाइफ स्पैन। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अरे नहीं मुझे तो 60 ईयर्स तक जिंदा रहना है, कोई बोलता है नहीं मुझे तो 65 साल जिंदा रहना है, 65 ईयर तक रहना है, कोई बोलता है मुझे 70 ईयर तक रहना है। तो इस टाइप का जो आपका एक्सपेक्टेशन है लाइफ के केस में या लाइफ स्पैन के केस में, तो उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज लाइफ स्पैन। ओके, ये आपका मैथमेटिक्स वाला एवरेज मत समझ लेना, पता चला कि सारे इंडिविजुअल्स का एज आपने काउंट करके उसको डिवाइड कर दिया, जी नहीं। तो यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड लाइफ है उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज लाइफ स्पैन। ओके, चलिए एक एग्जांपल्स की हम बात करेंगे तो एनसीईआरटी के इनसाइड में एक एग्जांपल दिया हुआ है, उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स का टेबल दिया हुआ है, तो वो टेबल नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो उसको देखिए, तो मैंने एक ट्रिक बनाया हुआ है उसके लिए, सो दैट्स वन इज, उस ट्रिक की बात करते हैं, ठीक है। तो ट्रिक कैसे है, ट्रिक है 3BC पहले रेड फोर्ट था। ओके, 3BC पहले रेड फोर्ट था, तो पहले 3BC मतलब 3 टाइम B है, फिर 3 टाइम C है। ओके, तो ये हो गया। इसके बाद में आता है आपका पहले, उसके बाद में आता है रेड, उसके बाद में आता है फोर्ट, और उसके बाद में आता है था, ठीक है। चलिए, तो एक बी से है आपका बनाना ट्री, दूसरे बी से है आपका बनियान ट्री, तीसरे बी से है आपका बटरफ्लाई, सी से है क्रोकोडाइल, काव, पहले से है पैरट, ओके, रेड से है राइस प्लांट, यहां पर 2 है, एफ से है फ्रूट फ्लाई, ओके, और था से है, सॉरी फोर्थ से है फ्रूट फ्लाई, और था से है टोरटोइज, दैट इज, सो दीज आर द एग्जांपल्स। बनाना ट्री की अगर हम बात करेंगे तो 15 ईयर एज होती है। बनियान ट्री की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो मैक्सिमम लाइफ स्पैन है वो 200 से 300 ईयर है। बटरफ्लाई का 1 to 4 वीक है, 1 to 4 वीक्स। काव का जो है 25 ईयर्स है, क्रोकोडाइल का 60 ईयर्स है, क्रो का 15 ईयर्स है और काव का 25 ईयर्स है, ठीक है। पैरट जो है उसका मैक्सिमम लाइफ स्पैन है 140 ईयर्स। राइस प्लांट का जो है वो है 4 मंथ। फ्रूट फ्लाई की अगर हम बात करेंगे तो 30 डेज बोल सकते हो या फिर 1 मंथ बोल सकते हो। और टॉर्टोइस की अगर हम बात करेंगे तो 100 से लेकर 200 ईयर्स, दैट्स। तो ये एक टेबल दिया हुआ है उसके इनसाइड में, तो उस टेबल से आप जो है इसको मैच कर लीजिएगा। कुछ का लाइफ स्पैन दिया हुआ है, कुछ का नहीं दिया हुआ है, तो वहां पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, तो उसको ये आप फिल कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है और इससे जो है नीट के इनसाइड में या एआईपीएमटी के इनसाइड में क्वेश्चन जो है वो पूछे गए। ओके, सो दैट्स, तो 3BC पहले रेड फोर्ट था, तो इससे जो है आप इजीली याद कर सकते हैं कि उस टेबल के इनसाइड में कौन कौन से एग्जांपल है।
लाइफ स्पैन को आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, अपने माइंड में रखना होगा कि किसका लाइफ स्पैन कितना है। ठीक है, अब जो लाइफ स्पैन है उसके इनसाइड में कुछ स्टेजेस आते हैं, तो उनकी भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो कौन कौन सी स्टेजेस हैं या कौन कौन सी फेज हैं, चलिए देख लीजिए। लाइफ स्पैन की हम बात करते हैं तो देखिए लाइफ स्पैन के इनसाइड में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले तो आप याद रखिए, तो टाइम पीरियड कौन कौन सा है, लाइफ स्पैन क्या है। तो लाइफ स्पैन जो है वो है, एक तो है आपका बर्थ, और बर्थ के बाद में आपका आता है डेथ। तो ये तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो एक तो बर्थ हो गया और दूसरा क्या हो गया, डेथ हो गया। तो ये हो गया। अब दूसरी चीज, इसके इनसाइड में जो नेक्स्ट वन फेज आती है उसको हम लोग बोलते हैं जुवेनाइल फेज। ओके, जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज के बाद में आता है मैच्योरिटी फेज। मैच्योरिटी हो, और मैच्योरिटी के बाद में आता है एजिंग। एजिंग या ससेशन आप बोल सकते हो, एजिंग ये हो गया। उसके बाद में डेथ। जुवेनाइल फेज की हम बात करेंगे तो इसके इनसाइड में क्या होता है कि इसके इनसाइड में आपका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, हम लोग बोलते हैं कि बर्थ के बाद में क्या होता है कि ये एक टाइप से जुवेनाइल फेज क्या है, बर्थ और पुबर्टी के बिटवीन का टाइम पीरियड है। ठीक है, तो बर्थ और पुबर्टी के बिटवीन का जो टाइम पीरियड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जुवेनाइल फेज बोलते हैं, जिसके इनसाइड में मेनली क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, उनका मैच्योरेशन होता है। ओके, उसके बाद में मैच्योरिटी फेज, या फिर इसको मैं एक टाइप से बोल सकता हूं कि ये क्या है, पुबर्टी है। पुबर्टी का मतलब ये है कि अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ने या रिप्रोडक्टिव यूनिट ने क्या कर दिया है, अपनी फंक्शनिंग को स्टार्ट कर दिया है, तो स्टार्ट हो गई। ठीक है, एजिंग। एजिंग क्या होता है, एजिंग होता है डिटीरियोरेशन ऑफ ऑर्गन्स और बॉडी। ठीक है, अब क्या होता है कि डिटीरियोरेशन मींस होता है आपका ब्रेकडाउन, या किसी भी ऑर्गन का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो ग्रेजुअली क्या होता है, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है, उसकी फंक्शनिंग क्या होती है, स्लोली स्लोली कम होना स्टार्ट हो जाती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं डिटीरियोरेशन ऑफ ऑर्गन और बॉडी। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सुना होगा जो सीजोफ्रीनिया होता है। इट मींस जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन की एक्टिविटी क्या हो रही है, स्लोली स्लोली कम होती जा रही है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एज्ड पर्सन्स होते हैं जिन मोर देन 70 इयर्स या 80 इयर्स, तो उनकी क्या होता है, उनकी जो आपका मेमोरी है वो क्या होती है, थोड़ा पुअर होना स्टार्ट हो जाती है, वो लोग भूलना स्टार्ट कर देते हैं। रीजन, क्योंकि उनकी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है वो क्या हो गया, स्लो हो गया है, उसकी एक्टिविटी क्या हो गई है, कम हो गई है। इसके अलावा जो स्किन की जो टोन होती है या स्किन की जो इलास्टिसिटी होती है वो स्लोली स्लोली क्या होती है, रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्किन के इनसाइड में रिंकल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो क्या है, डिटीरियोरेशन हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, ग्रेजुअल ब्रेक डाउन, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेथ बोलते हैं, एंड एजिंग बोलते हैं, एंड द लास्ट वन इज डेथ। डेथ की अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है, डेथ का मीनिंग होता है, एंड दिस वन इज द स्टॉपेज ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी बॉडी की जो लाइफ प्रोसेसेस हैं वो अगर स्टॉप हो जाती हैं, वो काम करना बंद कर देती हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेथ बोलते हैं। एंड अदर वन इज नो साइन फाउंड इन केस ऑफ द एनिमल्स। एनिमल्स के केस में कोई भी साइन जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है, बट जो प्लांट होते हैं वो इंडिकेट करते हैं कि वो जो पर्टिकुलर प्लांट है इट्स गोइंग फॉर द डेथ। कैसे, सबसे पहले क्या होता है कि जो प्लांट होता है तो वो प्लांट क्या करता है, अपनी लीफ के कलर को चेंज करना स्टार्ट कर देता है, तो ग्रीन कलर से क्या होता है, वो येलोइश कलर हो जाती है। इसके अलावा उस प्लांट की जितनी भी लीफ है उन सब का क्या हो जाता है, फॉल डाउन हो जाता है, स्टेम जो है वो स्लोली स्लोली क्या होता है, ड्राई होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो सारे के सारे इंडिकेशंस होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि जो पर्टिकुलर प्लांट है उसका डेथ हो रहा है।
बट इन केस ऑफ द एनिमल, एनिमल के केस में इस टाइप का कोई भी साइन जो है वो इंडिकेट नहीं होता है। सो ये हमारा हो गया लाइफ स्पैन, दैट्स वन इज। तो इस टाइप की अगर हम बात करेंगे तो बोर्ड के इनसाइड में एक आपका शॉर्ट नोट आ सकता है, तो शॉर्ट नोट के इनसाइड में आप जो है लिख सकते हैं लाइफ स्पैन क्या होता है, एवरेज लाइफ स्पैन क्या होता है, मैक्सिमम लाइफ स्पैन क्या होता है, और पर्टिकुलर एग्जांपल्स उसके इनसाइड में दिए हुए। ओके, सो गाइस इस वीडियो लेक्चर के इनसाइड में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके पर्पस, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही।